हेलो दोस्तों, अधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उन्होंने जो एथिक्स के बारे में बताया, मॉरल्स के बारे में बताया, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो फिलॉसफी है ये एक टिपिकल वेस्टर्न टाइप का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में हम इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र जो है वो एग्जैक्टली फिलॉसफी नहीं है। इसलिए जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फिलॉसफी जानना क्यों जरूरी है, फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ें फिलॉसफी। आखिरकार साइंस है, आर्ट्स है, हम उसको क्यों ना पढ़ें, फिलॉसफी से फायदा क्या है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप फिलॉसफीज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक एथिक्स के बारे में आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि एथिक्स भी एक फिलॉसफी की ही ब्रांच है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि फिलॉसफी जानना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले हम बात करें कि फिलॉसफी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द फिलोसफिया से आता है और इसका जो मतलब होता है लव ऑफ विजडम। विजडम या ज्ञान, उसका जो प्रेम है या जो उसको जानना है, उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। देखिए, शाब्दिक ज्ञान एक चीज होती है, लेकिन जो अंदर से ज्ञान होता है, जो उसका डीप मीनिंग होता है, उसको जानना दूसरी बात होती है। जो विजडम है वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। विजडम का मतलब ये होता है कि उस ज्ञान का कैसे हम सही समय पे, सही लोगों पे, सही तरीके से इस्तेमाल करें, वो होता है विजडम। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सिर्फ जानकार नहीं होते हैं, बल्कि वो सही जो ज्ञान है उसको सही समय पे इस्तेमाल करना भी जानते हैं। इस तरीके से फिलॉसफी जो एक स्टडी है जिसमें हम फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उसको हम समझते हैं कि हम क्यों जीवित हैं, ज्ञान क्या है, मूल्य क्या है, क्या चीज होती है रीजन या तर्क क्या है, ये दिमाग क्या है, भाषा क्या है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम फिलॉसफी में सीखते हैं। अब सबसे पहले जो फिलोसोफर्स होते हैं वो कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं, कैसे चीजों को सीखते हैं। देखिए, जब आप धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो वहां पे सब चीज सत्य माना जाता है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिलोसोफर सबसे पहले हर चीज को क्वेश्चन करता है। कोई चीज जैसी है वैसी क्यों है, ऐसी दुनिया है तो ऐसी ये दुनिया क्यों है, ऐसा होता है तो ऐसा होता क्यों है। ये देखिए फिलोसोफर की थिंकिंग रहती है। वो ये नहीं कहेगा कि साहब हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या हम इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फिलोसोफर सवाल पूछता है, हर तरीके के सवाल पूछता है। उसके बाद में क्या होता है, उस पर डिस्कशन होता है। एक फिलोसोफर दूसरे फिलोसोफर के बीच में डिस्कशन होता है। वो कहेगा भाई जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए, तो ऐसे जीने में जो प्लसेस हैं माइनसेस हैं उसके बारे में तर्क होता है। और उसके बाद में क्या होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, एक दूसरे को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है। और उसके पश्चात जो है, जो विचार है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और वो एक फिलॉसफी बन जाती है। तो ये फिलॉसफी हर समय की अलग अलग फिलॉसफी है, हर फिलॉसफर की अलग अलग फिलॉसफी है। क्योंकि जैसे कि इंसान बदलते रहते हैं, जैसे दो इंसान सेम नहीं होते, वैसे दो विचार सेम नहीं होते हैं। फिलोसोफर क्या करते हैं, क्या पाने की कोशिश करते हैं, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। देखिए, जो फिलोसोफर है सबसे पहले जिंदगी का मतलब जानना चाहते हैं कि हम क्यों जीवित रहें, इस जिंदगी का क्या मकसद है। क्या पैसे पाना मकसद है, नाम कमाना मकसद है, शक्ति पाना मकसद है, खुश रहना मकसद है, क्या मकसद है। इसके लिए जरूरी है कि हम जो दुनिया है उसको यथार्थ के रूप में समझें। ज्यादातर हम दुनिया को समझते हैं अपने सेंसेस से, इंद्रियों से, लेकिन जो हम इंद्रियों से देखते हैं दुनिया को वो सिर्फ आडंबर है, माया है।
उसके पीछे की हकीकत जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए फिलोसोफर प्रयत्न करते हैं। जो हमें दिखता है, जो मैनिफेस्टेड है, वो क्यों है, ये फिलोसोफर कोशिश करते हैं। फिलोसोफर ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। आखिर एक ही परिवार में एक आदमी अच्छा होता है, एक आदमी बुरा होता है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी बहुत अच्छा होता है, एक आदमी बुरा होता है। एक देश में गद्दार भी होते हैं, देशभक्त भी होते हैं। तो क्यों अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जब आप देखें तो पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के या एयर के, वो जब आइडेंटिकल तरीके से बिहेव करते हैं, तो इंसान क्यों एक ही तरीके से जिंदा नहीं रहता है, एक ही तरीके से बर्ताव नहीं करता है। फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज अगर होती है तो क्यों होती है, हम क्यों दुखी होते हैं, हम क्यों खुश होते हैं, हमें किससे संतुष्टि मिलती है, हम किससे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये साइंस आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक चीज जो किसी को खुशी देती है दूसरे को दुख भी दे सकती है। पढ़ना किसी के लिए बहुत बड़ा इंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के लिए पढ़ना एक टॉर्चर भी हो सकता है। सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, वॉक करना किसी को बहुत प्रसन्नता देता है और दूसरे के लिए उससे बुरा काम कुछ नहीं हो सकता। तो ये जानने की कोशिश की जाती है फिलॉसफी में कि हमें सुख दुख क्यों होता है। और इसके बाद में फिलोसोफर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी के जीने का सबसे बेहतरीन क्या रास्ता है, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। हम किस रास्ते पे चलें कि हमें जिंदगी में कम से कम तकलीफ हो और ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता हो। क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये भी फिलॉसफी का काम है बताना। क्योंकि अगर आपको पता हो कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो शायद आप गलत काम कभी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति गलत काम करते हैं अक्सर वो इस वजह से गलत काम करते हैं कि उनको यही नहीं पता कि सही काम क्या है, या उनको सही काम करने की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है, फायदे नहीं पता है। इसी तरीके से फिलॉसफी जानने की कोशिश करती है कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। क्योंकि हम लोगों से न्याय अपेक्षित करते हैं और हमको भी न्यायप्रिय होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अन्याय करेंगे तो आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर दुनिया में सब लोग न्यायप्रिय हो जाएं तो इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, धर्म क्या है, ये सब जानने की कोशिश फिलोसोफर करते हैं। ये जो फिलोसोफर्स होते हैं उनकी सोसाइटी में बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। अगर किसी भी समय में गलत लोग हमें गलत रास्ता बताते हैं तो सोसाइटी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे चल पड़ती है। और वहीं पे जब अच्छे लोग होते हैं, सही रास्ता बताते हैं, तो हमारा उत्थान होता है, सोसाइटी में पीस आती है, डेवलपमेंट होता है। जो फिलोसोफर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट सोचते हैं। वो ये नहीं कहेंगे भाई फला धर्मशास्त्र में लिखा था, फला व्यक्ति ने कहा था, इसलिए हमको फॉलो करना चाहिए। नहीं, वो जिंदगी से सीखते हैं, इंडिपेंडेंटली हर चीज को सवाल करते हैं, चाहे जिसने भी कहा हो, और इस तरीके से वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो इस रैट रेस का हिस्सा नहीं होते हैं। ये जो एक भेड़ चाल हमारे देश में चलती है या दुनिया में चलती है, वो उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। सब आदमी भाग रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा ऊंची पोजीशन पे पहुंचो, वो उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के मूल तथ्यों को समझना चाहते हैं। इसीलिए फिलोसोफर्स अक्सर बहुत अमीर नहीं होते हैं, वो पावरफुल नहीं होते। पावर और धन उनको अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी में पावर और धन से सफलता या प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। वो कोर चीजों पे जाते हैं, बेसिक चीजों पे जाते हैं, और इसीलिए वर्ल्डली सक्सेसफुल ना होने के बावजूद लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो आपको जीना सिखाते हैं। एक फिलोसोफर है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने कहा कि लाइफ का एक मतलब है और लाइफ का मतलब पाना ही मेरा खाना पीना है। तो जैसे हम खाने और पीने के लिए जिंदा रहते हैं,
वैसे ही फिलोसोफर जिंदगी का मतलब जानने की कोशिश करता है और उसके लिए वो जिंदा रहता है। उसे लाखों करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा नहीं होती है, उसकी इच्छा होती है कि जिंदगी के जो मूलभूत सवाल हैं उनका जवाब उसको मिल जाए। तो एक जरूरी चीज ये होती है जानना कि फिलॉसफी की अगर हमें जानकारी हो तो उससे जिंदगी में क्या फायदा होता है। एक ब्रिटेन के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं फ्रैंकिस बेकन। उन्होंने कहा है कि जिंदगी में जो दिमाग के लिए अच्छी चीजें हैं उसकी जानकारी आप सबसे पहले हासिल करें जो आपको संतुष्टि देती है, क्योंकि अगर आपको वो चीजें पता चल गई तो बाकी जो चीजें हैं वो या तो आपके लिए मूल्यहीन हो जाएंगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या आप उनको अचीव कर लेंगे। अगर आपने अपने दिमाग को सही तरीके से सही ज्ञान से भरा है तो आप जो चाहेंगे उसको अचीव कर लेंगे और उसके अलावा जो चीजें होंगी उसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं रहेगा। जो फिलोसोफर होता है वो जब सही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो भीड़ के पीछे नहीं भागता। उसकी समझ में आ जाता है कि क्या चीज जिंदगी में जरूरी है, क्या चीज जिंदगी में जरूरी नहीं है, और इस तरीके से उसकी जिंदगी बहुत सही तरीके से चलती है और वो जिंदगी में परेशान नहीं रहता है। ये फिलॉसफी बड़ी जरूरी है, चाहे आपके अपने व्यक्तिगत जिंदगी में हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि फिलॉसफी क्यों हम समझें, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे एक इंसान कॉम्प्लिकेटेड होता है वैसे फिलॉसफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम कभी सोचते हैं कि भाई साइंटिफिक तरीके से हम चीज़ों को क्यों ना देखें, साइंस ही क्यों हम ना फॉलो करें। तो हमें जानना जरूरी है कि साइंस में और फिलॉसफी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि साइंस जो है वो जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको डील करता है। बिल्डिंग्स हैं, हवा है, पानी है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, जबकि फिलॉसफी डील करता है जिंदा व्यक्तियों को, इंसान को खास तौर से। फिलॉसफी इंसान से ताल्लुकात रखती है, जबकि साइंस जो है या विज्ञान जो है वो ताल्लुकात रखता है इनर्ट मैटर से या निर्जीव चीज़ों से। जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो एक यूनिवर्सल होती है, इटर्नल होती है या एब्सोल्यूट होती है। जो ग्रेविटी का लॉ है वो पहले भी वही था, आज भी वही है। किसी भी दुनिया के कोने में जाएं वहां पे वही लॉ अप्लाई होगा। जबकि जो फिलॉसफी है वो हर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। जो चीज़ आप एक व्यक्ति के साथ अप्लाई करते हैं उसको आप दूसरे व्यक्ति के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के लिए आपको अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फिलॉसफी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसी तरीके से फिलॉसफी रिलेटिव होती है, समय के साथ बदलती है, जगह के साथ बदलती है, संस्कार के साथ बदलती है, उम्र के साथ बदलती है। फिलॉसफी अलाइव है, जीवित है। जैसे एक इंसान होता है, कभी बच्चा है, कभी बड़ा हुआ, कभी बुढ़ा हुआ, वैसे फिलॉसफी के रूप बदलते रहते हैं समय के साथ में। कुछ भी उसमें फ्रोजन नहीं होता है। साइंस जो है वो एक एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन है जो चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है और एनालाइज करती है। जबकि फिलॉसफी जो है वो जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको जोड़ने का काम करती है, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। साइंस जो है सबसे पहले चीज़ों को पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे डॉक्टर का आप देखें तो दांत का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, दिल का डॉक्टर अलग, चमड़े का डॉक्टर अलग। तो जो साइंस है वो चीज़ों को पार्ट में डिवाइड करती है और हर पार्ट के लिए लोग स्पेशलाइज करते हैं। फिलॉसफी उन पार्ट्स को जोड़ती है। वो कहती है भाई इंसान का कोर क्या है, आत्मा क्या है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें बनती हैं। अगर हमने उसको समझ लिया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली काबू में आ जाएंगी। साइंस जो है वो हमें ये बताती है कि हम कैसे किसी बीमारी को हील करें और कैसे हम लोगों को किल करें। इसलिए उसने एक तरफ मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ एटम बम है, मिसाइल्स हैं जिससे लोग मरते हैं। लेकिन किसको उपचार किया जाए और किसको मारा जाए, इस बात का फैसला फिलॉसफी करती है। साइंस जो है हमको ज्ञान देती है, लेकिन फिलॉसफी हमें सिखाती है कि उस ज्ञान का सही समय पे, सही तरीके से, सही व्यक्ति पे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने समझा कि फिलॉसफी ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों फिलॉसफी को समझना चाहिए और क्यों हमें अपनी ज़िंदगी को एक फिलॉसफी के हिसाब से
ढालना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अब हम जो बाकी जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़र्स हैं, उनके विचारों में आगे के लेसन्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे महान फिलॉसफर के बारे में बात करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से जो पाश्चात्य फिलॉसफी और दर्शन है, उनकी शुरुआत हुई और इन फिलॉसफर का नाम है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को दुनिया के सबसे महानतम फिलॉसफर्स में एक माना जाता है। ये पहले फिलॉसफर थे जिन्होंने मॉरलिटी के बारे में बात की, सही क्या है, गलत क्या है। 469 बीसी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने आर्मी में काम किया और ये अपने साहस के लिए जाने जाते थे। तो सोक्रेटिस एक टिपिकल फिलॉसफर जैसे नहीं थे कि जो किसी एकांत जगह में जा कर के ज्ञान देते थे, बल्कि इसी दुनिया में रह के, सड़क पे घूम के, आर्मी में सर्व करके उन्होंने ज्ञान को संजोया, दुनिया से सीखा और उसको लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कभी जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी। उनके शिष्य थे प्लेटो, जिन्होंने उनकी राइटिंग्स पे किताबें लिखी, जिसके माध्यम से आज हम सोक्रेटिस को जानते हैं। सोक्रेटिस के समय में सोफिस्ट का बोलबाला हुआ करता था। ये जो सोफिस्ट है, ये भी एक फिलोसोफर थे जिनका ये मानना था कि जो सत्य है वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सल है या अटूट है। यूनिवर्सली कोई चीज सही नहीं है, कोई चीज गलत नहीं है, ये रिलेटिव है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे, लोगों को बताते थे, बड़े बड़े आर्गुमेंट्स देते थे और वो आर्गुमेंट के माध्यम से कुछ भी प्रूफ कर सकते थे। जो सोफिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी फिलॉसफी तय करने का अधिकार है, उसको रीजन करना चाहिए और रीजन करके अपने निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। अब सोफिस्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक सोफिस्ट ने एक कोचिंग सेंटर जैसा खोला और उसमें कहा कि हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि आप कोई भी केस जीत सकते हैं एक बैड लॉजिक से या सिर्फ तर्क के माध्यम से। तो क्या वो बहुत लोगों ने एनरोल कराया, पैसा भी पे किया, लेकिन एक ऐसा शिष्य था जिसने कहा कि हम कल पे करेंगे, बाद में पे करेंगे, ऐसे करते करते पूरा ज्ञान तो ले लिया लेकिन पैसा पे नहीं किया। जब कोर्स खत्म हो गया तो जो टीचर था वो शिष्य को कोर्ट में ले गया और कोर्ट में उसने कहा कि साहब इसने सारा का सारा मेरा कोर्स किया और मुझे इसने पैसे नहीं दिए। तो शिष्य ने जज से कहा कि इससे पहले कि आप कोई फैसला सुनाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे अपने गुरु को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे? तो शिष्य ने कहा कि देखिए, अगर फैसला मेरे फेवर में आप देते हैं तो फिर मुझे तो देना नहीं है कोई पैसा, लेकिन अगर ये फैसला मेरे गुरु के फेवर में जाता है, इसका मतलब कि गुरु मुझे नहीं सिखा पाए कि हम कैसे तर्क के माध्यम से हर केस को जीत सकते हैं। जज बड़ा इंप्रेस हुआ। इसके बाद में जब जज फैसला देने ही वाले थे, तभी गुरुजी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे दोनों तरीके से फैसला मिलेगा, आप चाहे जो भी फैसला सुनाएं। अब जज बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने कहा कि भाई कैसे? उसने देखिए, अगर फैसला आपने मेरे फेवर में दिया तो मुझे पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपने मेरे शिष्य के फेवर में दिया, इसका मतलब कि मैंने अपने शिष्य को सिखा दिया है कि कैसे जो है तर्क के माध्यम से किसी भी केस को जीता जा सकता है। अब इस तरीके से जज जो है टोटल कंफ्यूज हो गया और उसका कोई फैसला नहीं दे पाया। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ तर्क के माध्यम से आप सही रास्ते पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तर्क और कुतर्क में बड़ा कम फर्क होता है और हर व्यक्ति तर्क से कुछ भी प्रूफ कर सकता है। लोग जो है चाहते हैं कि एक क्लैरिटी हो लाइफ में, एक सर्टेनिटी हो कि भाई मुझे ये करना है और उसी रास्ते पे वो चले।
अगर हर सोसाइटी में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से रास्ते पे चलना शुरू कर दे तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती है, तो क्योस हो जाएगा। और ऐसे समय में फिर सोक्रेटिस आए जिन्होंने सही और गलत का फैसला करना लोगों को सिखाया। सोक्रेटिस का जो मेथड था वो बड़ा यूनिक टाइप का था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डाउट करना आना चाहिए। जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारे डॉगमाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम सही मान के बैठे हुए हैं, उस पर हमें क्वेश्चन करना चाहिए, डाउट करना चाहिए। क्योंकि जब हम डाउट करेंगे और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तभी हम एक अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं। जब हमारा जो दिमाग है वो बाहर की जगह पे अंदर जाए और अंदर अंतर्द्वंद से, अंतर्ज्ञान से अंतर उदय हो ज्ञान, तो वो जो है असली ज्ञान है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि उनको कुछ नहीं आता, ही नोज नथिंग। और उन्होंने कहा कि सिर्फ फर्क ये है उनमें और बाकी लोगों में कि बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ आता है, लेकिन उनको ये मालूम है कि उनको कुछ नहीं आता। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको सब कुछ आता है तो आप कुछ नया नहीं सीख सकते, किसी की नई बात नहीं सुन सकते। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता है तो आप नए विचार का स्वागत करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। उनका जो तरीका ये था कि कोई भी आदमी जो अपने को बड़ा एक्सपर्ट समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है, उसको बहुत सारे सवाल करते थे और उस सवाल के माध्यम से ये प्रूफ कर देते थे कि उसका ज्ञान जो है अधूरा है, और इस तरीके से उस आदमी को विवश कर देते थे कि वो नए ज्ञान को सीखे। अब सोक्रेटिस की जो मेन जो टीचिंग्स है उसके बारे में हम समझते हैं। जो सबसे पहली जो उनकी टीचिंग है, उन्होंने ज्ञान को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान जो है वो कर्म का स्रोत है। अगर हमारा ज्ञान सही है तो हमारा कर्म सही है, अगर हमारा ज्ञान गलत है तो हमारा कर्म गलत है। एक सही जानकारी वाला व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, और अगर आपकी जानकारी ही गलत है तो आप सही काम कैसे करेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम सही ज्ञान दें तो वो सही कर्म कर सकता है। और सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो सही और गलत का भेद करना है। ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर उनको ये ज्ञान हो जाए कि ये सही है, ये गलत है, तो फिर वो गलत काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो सोक्रेटिस ने कही कि हमें हमेशा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, भलाई के रास्ते पे चलना चाहिए, सदाचार के रास्ते पे चलना चाहिए, वर्चू के रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो हम शरीर के पीछे भागते हैं, आराम, प्लेजर, इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं, उसकी बजाय हमें धर्म के पीछे जाना चाहिए और अपना धर्म अच्छे तरीके से निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि जो ज्ञान है और धर्म है, ये किसी भी तरीके से पैसे से या जो नाम है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सही काम करने से ही जिंदगी में खुशी आ सकती है। तीसरी बात जो सोक्रेटिस ने कही वो ये कि हमें सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने मॉडरेट लिविंग की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा आराम तलब नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा अपने शरीर को कष्ट भी नहीं देना चाहिए। हमें बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। देखा जाए तो ये जो गौतम बुद्ध जी ने कहा था मध्यम मार्ग, उससे काफी मिलता जुलता है। लेकिन जो सोक्रेटिस का जो कथन था वो ये था कि हमें एसेटिक लाइफ, या जो बुद्धा की भाषा में मॉन्क की लाइफ होती है, भिक्षु की लाइफ होती है, उसकी तरफ कदम रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को जितना सादा बना सकें उतना सादा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेजर होता है, जो सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन होता है, या जो हम अपने इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, वो हमारे मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक बनता है जब हम अपने आत्मा को स्पिरिचुअली डेवलप करना चाहते हैं।
चौथी चीज जो है सोक्रेटिस ने बताई कि हमको हमेशा अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहिए या हमें अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए। अब आत्मा का विकास क्या होता है, कैसे होता है, आत्मा क्या होती है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो ये सोक्रेटिस का मानना था कि हमारी आत्मा की ग्रोथ होती है जब हम अच्छे काम करते हैं, वर्चुअस लाइफ को लीड करते हैं। जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी आत्मा मजबूत होती है, और जब हम खराब काम करते हैं तो हमारी आत्मा कमजोर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा सुदृढ़ बने, मजबूत बने, तो हमें अच्छे काम करना चाहिए। सोक्रेटिस का ऐसा मानना था कि जो हमारी आत्मा होती है वो दिखाई नहीं देती, वो कभी खत्म नहीं होती, और उसी की वजह से हमारी जो शरीर है वो चलता है। जैसे कि एक दिया होता है, वो किसी घर को या किसी जगह को रोशन करता है, उसी तरीके से जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे शरीर को रोशन करती है, शरीर को रोशनी देती है, उसको चलाती है। और जिस दिन वो आत्मा हमारे शरीर से चली जाती है उसके बाद हम मृत हो जाते हैं, और ये शरीर जो है वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका कहना था कि हमें आत्मा को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए, और आत्मा हमारी मजबूत तब होती है जब हम अच्छे काम करते हैं। लेकिन जैसा कि महान लोगों के साथ अक्सर होता है कि सोक्रेटिस को मौत की सजा सुनाई गई और उनको जहर पीने को कहा गया, क्योंकि उन्होंने जो विचार लोगों के सामने रखे उसकी वजह से लोगों की एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रमोट हुई, और जो भी उस समय की रूढ़िवादी विचारें थी उसके खिलाफ जो युवा था वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हुआ। सोक्रेटिस ने हर व्यक्ति को कहा कि हमें स्वयं से सोचना चाहिए और स्वयं अपने विवेक से रास्ता बनाना चाहिए। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है आपके, या आपने अपनी जिंदगी का पर्पस कोई डिसाइड नहीं किया, एग्जामिन नहीं किया, तो आपकी जिंदगी बेकार है, जीने के लायक नहीं है। और इस तरीके से जब आदमी अपने जिंदगी का कोई पर्पस ढूंढता है तो अक्सर वो ऐसे रास्ते पे चलता है जो समाज के रास्ते से अलग होता है, जो बहुल्य समाज जिस रास्ते पे चलता है उससे अलग होता है, और इसकी वजह से एक एनार्की जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और इसी वजह से सोक्रेटिस को जहर पीने पे विवश होना पड़ा, क्योंकि उस समय का जो राजा थे या उस समय का जो शासक थे उनको लगा कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोक्रेटिस कितने महान एक फिलोसोफर थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सोक्रेटिस के जो विचार हैं उनको अच्छी तरीके से समझने में मदद मिली होगी, और आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इसके बाद में जो टेस्ट है उसको भी आप करें, और आप आगे भी हमारे लेक्चर्स को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही महान फिलोसोफर जो कि सोक्रेटिस के शिष्य थे और जिनका नाम था प्लेटो। ये भी इस विश्व के सबसे महान थिंकर्स में, फिलोसोफर्स में जाने जाते हैं, और आज हम उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेटो की निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जो जन्म है वो 427 बीसी में हुआ था, और इनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही अमीर थे और वो एथेनियन थे। उनका सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत जाने पहचाने लोग हुआ करते थे, और ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी बैकग्राउंड होती है वो हमारे विचारों को असर करती है। क्योंकि ये बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आए थे, वो कहीं ना कहीं इनके खून में था। इनफैक्ट सोक्रेटिस जो है उन्होंने कभी जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी। आज जो भी हम सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो प्लेटो की वजह से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी डायलॉग्स के फॉर्म में, और जिसमें जो मेन कैरेक्टर थे वो सोक्रेटिस थे। और इस तरीके से सोक्रेटिस ने जो कहा उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया,
और इस तरीके से हम सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं। जब सोक्रेटिस की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में वो इजिप्ट और इटली गए, बहुत दिनों तक रहे वहाँ पे। और जो पाइथागोरस एक फिलोसोफर्स हुआ करते थे, उनके ग्रुप में, उनके साथ में उन्होंने फिलॉसफी को सीखा और भी सीखा। और उसके बाद में वो जो सायराक्यूज की जो रॉयल फैमिली थी, उनके एडवाइजर का भी काम किया। 386 बीसी में वो एथेंस में वापस आ गए और उन्होंने अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम था एकेडमी। एरिस्टोटल जो है उनके सबसे फेमस डिसिपल थे, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। उनके बहुत ही फेमस शिष्य थे और इनकी जो मृत्यु है वो 347 बीसी में हुई, जब इनकी उम्र जो है 81 साल की थी, 81 ईयर्स की थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटो के जो मूल विचार थे वो क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेटो के बारे में ये थी कि उन्होंने ये कहा कि हम जो आदर्श नागरिक की कल्पना करते हैं कि नागरिक को ईमानदार होना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए, ये हमें क्यों नहीं दिखता है? हम ऐसे लोगों को आसपास क्यों नहीं देखते हैं? जब हम आसपास लोगों को देखें तो हम देखते हैं लोग करप्ट हैं, लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। क्यों नहीं करते ऐसे? यही लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। तो प्लेटो ने कहा कि सिर्फ आदर्श देश में आदर्श नागरिक हो सकते हैं। अगर आपका जो देश है, जो सोसाइटी है, वही आदर्श नहीं है, तो कैसे वहां के जो नागरिक हैं वो आदर्श होंगे? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आदर्श सोसाइटी बनाई जाए, आदर्श नागरिकों का संचालन हो, नागरिक आदर्श तरीके से रहें, तो हमें आदर्श सोसाइटी या आदर्श देश बनाना होगा। उनका ये सोचना था कि एक आदर्श है जिसको हम हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग जो है एक आदर्श है, और अगर हम अपने दुनिया की कल्पना करें तो वो इसका एक प्रतिबिंब है, या वो उसका एक इमेज है, पुअर इमेज है। तो इन्होंने कल्पना की कि अगर हम किसी तरीके से जो आदर्श देश है, जिसको इन्होंने कहा इमेज ऑफ फॉर्म्स या वर्ड ऑफ आइडियाज, उसको उन्होंने आदर्श से कल्पना की, जहां पे हर चीज आदर्श तरीके से होती है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट को अपने विश्व में ले आए तो हम इस विश्व को भी आदर्श बना सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने फिलोसोफर किंग की बात करी कि जो राजा है वो दार्शनिक होना चाहिए, उसको ना पैसे से मतलब होना चाहिए, ना उसको पावर से मतलब होना चाहिए, उसका मुख्य जो काम है वो ज्ञान होना चाहिए। और जो ज्ञानी राजा है, जो फिलोसफिकल किंग है, वही अच्छे तरीके से एक आदर्श राष्ट्र की नींव रख सकता है, उसको बना सकता है। ये समझाने के लिए कि हम अनजान कैसे रहते हैं जबकि हमें सब चीजें अपने सामने दिखाई देती हैं, उन्होंने एक गुफा की कल्पना की। आप इस पिक्चर को देखें, आप यहां पे देखेंगे कि कुछ लोग कैदी हैं जो दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। वो सिर्फ दीवार में देख सकते हैं। उसके पीछे अगर आप देखें तो एक आग जल रही है, और उस आग की वजह से एक धुंधली सी रोशनी पूरे गुफा के अंदर है। वहां पे आप एक रोडवेज देख पा रहे हैं, जहां पे कि कुछ लोग आ जा रहे हैं या कोई चीज वहां से आ जा रही है। अब ये जो कैदी हैं, इनका मुंह तो दीवार की तरफ है, ये हकीकत तो देख नहीं सकते उनके पीछे क्या हो रहा है। तो उस दीवार पे वो सिर्फ एक इमेज देख सकते हैं, उनका प्रतिबिंब देख सकते हैं, और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। तो यही उन्होंने कहा कि जो हमारे आम व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ इंप्रेशंस को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, हकीकत को नहीं समझ पाते। हकीकत को समझने के लिए आपको फिलोसोफर होना जरूरी है, ज्ञानी पुरुष होना जरूरी है। और इसी वजह से जो राजा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य का, राष्ट्र का, वो एक फिलोसोफर होना चाहिए। प्लेटो ने कहा कि जो वर्च्यू है, अच्छा कर्म है, वो ज्ञान से उत्पन्न होता है। अगर आपको सही ज्ञान है तो आप सही काम करेंगे। और इसीलिए उनका मानना था कि जैसे हम बाकी सब्जेक्ट क्लासेस में पढ़ाते हैं
उसी तरीके से हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए या वर्चुअस लाइफ जीने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो 4 तरह के गुण होते हैं या पुण्य होते हैं या अच्छे कर्म होते हैं, वो क्या है? उन्होंने जो मॉरल्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। मॉरल, जिसको हम आदर्श कह सकते हैं। पहला है विजडम, जो आता है हमारे तर्क से, हमारे मस्तिष्क से, रैशनल माइंड से। जब हम चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं तो हम चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और हम वाइज बन जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा वैल्योर या बहादुरी। ये बहादुरी जो होती है वो आपकी आत्मिक शक्ति से आती है। जब आपके अंदर आदर्श होते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, कुछ आदर्श को बनाने की तमन्ना होती है, तो आप बहादुरी का परिचय देते हैं। उसी तरीके से टेम्परेंस, मतलब कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। ये जो है शरीर के इंद्रियों से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर चाहता है, और उसको कंट्रोल करके रखना, बैलेंस बना के रखना, वो भी अपने में एक बहुत बड़ा गुण है, जिसको उन्होंने कहा टेम्परेंस। और चौथी चीज़ जिसको उन्होंने जस्टिस कहा, या उन्होंने जिसको हम कह सकते हैं कि इन तीनों जो गुण बताए गए, विजडम, वैलोर और टेम्परेंस, इनका जो कॉम्बिनेशन है या इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये जस्टिस बनता है। जस्टिस भी हमारे आत्मा से आता है। इसको हम स्पिरिचुअल कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सारी दुनिया को एक जैसा देखता है वही आदमी जस्ट हो सकता है। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है कि किसी आदमी को आप फेवर करते हो, किसी आदमी को नहीं फेवर करते हो, किसी को पसंद करते हो, किसी को नहीं पसंद करते हो। अगर आप सबको एक ही नज़र से देखो तो आप जस्टिस कर सकते हो, न्याय कर सकते हो। प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि जो एक आम जनता है उसको अपनी एक तारीफ सुनना पसंद होता है, और जो भी नेता उनकी तारीफ करता है वो उसी को वोट देते हैं। जो उनको सत्य बताएगा, उनकी कमी बताएगा, उसको वोट नहीं देते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब हम जूता बनाते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को जूता बनाने को देते हैं जिसको जूता बनाना आता हो। कोई डॉक्टर होता है तो वो पढ़ लिख करके 5-6 साल में डॉक्टर बनता है, और जब उसके अंदर वो काबिलियत होती तभी हम अपने को दिखाने जाते हैं। लेकिन जब कोई आदमी देश को चलाता है तो हम उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं देखते हैं, सिर्फ वो वोट ले आए और उसके बेसिस पे हम उसको राजा बना देते हैं। तो ये कितनी बड़ी कमी है डेमोक्रेसी के अंदर। क्योंकि अगर लोग गलत हैं और लोगों का जजमेंट नहीं है तो राजा भी सही नहीं बना पाएंगे, और जब वो राजा सही नहीं होगा तो फिर प्रजा भी सही नहीं होगी। इस तरीके से जो डेमोक्रेसी में साइकिल है कि प्रजा अच्छी नहीं है इसलिए राजा अच्छा नहीं है, राजा अच्छा नहीं है इसलिए प्रजा अच्छी नहीं है, ये सिलसिला चलता रहता है, और कभी भी हम आदर्श राष्ट्र को या आदर्श व्यक्ति को नहीं बना पाते। अब आदर्श राष्ट्र कैसा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। इस रिपब्लिक में उन्होंने कल्पना की कि कैसे हम एक आदर्श देश बना सकते हैं। उनका ये मानना था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर लोग अपने जैसे लोगों को इलेक्ट करते हैं, ना कि बेस्ट लोगों को। आप देखते होंगे अपनी जाति के नाम पे लोग वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, कोई गांव का है तो उसकी वजह से वोट देते हैं, मेरिट पे कोई वोट नहीं देता। क्योंकि लोग जो हैं वो इमोशन से गवर्न होते हैं और प्रिजुडिसेस से गवर्न होते हैं। वो किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते हैं, किसी को बिल्कुल ही नफरत करते हैं, कोई कारण नहीं है, बट कोई दूसरी जाति का है उसको पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे वो वोट नहीं देते हैं। तो प्लेटो ने कभी भी इस बात को नहीं माना कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, क्योंकि वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आए थे और उन्होंने देखा था कि जो उनके गुरु थे सोक्रेटिस, उनको डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ही उनको जहर देने का आदेश दिया। वो स्पार्टा से बहुत प्रभावित थे, जो कि एक मिलिट्री डेमोक्रेसी थी, और वो इस बात को विश्वास करते थे कि वो डेमोक्रेसी से बेहतर है। रिपब्लिक के बारे में जो प्लेटो है उन्होंने कहा कि लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए।
एक तो आम आदमी जो कि खेती बाड़ी करेगा, बिजनेस करेगा। दूसरा जो सोल्जर्स जो युद्ध में लड़ेंगे। और तीसरा जो गार्जियंस जो राज्य करेंगे। तो देखा जाए तो ये हमारी जाति व्यवस्था की तरह जैसे तीन चीजें हैं, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसको उन्होंने एक तरीके से बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर जो है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप होगा, वो पहला गार्जियंस को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद जो गार्जियंस होंगे वो वांशिक होंगे, अपनी डायनेस्टी होगी या उनके बच्चे ही सिर्फ गार्जियंस बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबको साथ में रहना चाहिए, कम्युनिटी लिविंग होनी चाहिए और साथ में कॉमन डाइनिंग होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के अंदर आप कनेक्ट हो सकें। उनका ये मानना था कि जो औरतें हैं और बच्चे हैं वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी की कोई अपने बच्चे नहीं होंगे। बच्चे सारे स्टेट के होंगे, राष्ट्र के होंगे, जिनकी राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी कि उनको बड़ा करें। और बच्चे अगर पैदा होते हैं और वो किसी लायक नहीं रहते या उनको कोई ऐसी बीमारी रहती है तो उनको उसी समय खत्म कर दिया जाएगा। उसके पीछे शायद उनका ये तर्क था कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। और वहीं पे जब ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं, उनके पेरेंट्स अगर उनकी देखभाल करते हैं तो बहुत कामयाब बन जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को बराबर की फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि हर बच्चा अपने टैलेंट को ऊपर ले जा सके। अब ये गार्जियंस का सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको जब छोटे होंगे तभी पिकअप कर लिया जाएगा और जब तक वो 10 साल के होंगे तब तक उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो शरीर से मजबूत हो सकें। तो हर स्कूल में एक जिम्नाजियम होगा या प्लेग्राउंड होगा। उसके बाद में जो टेस्ट होगा उसमें जो उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, उनको फिर क्या किया जाएगा कि फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 साल तक। और जो फेल हो जाएंगे, मतलब फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको फिर जो इकोनॉमिक काम है जैसे बिजनेस करना है, फैक्ट्री में काम करना है, क्लर्क बनना है, ऐसी जगह में, छोटी मोटी जगह में उनको लगाया जाएगा। लेकिन जो लोग मजबूत होंगे, बहादुर होंगे, स्ट्रांग होंगे और पहले लेवल के टेस्ट को क्रॉस कर जाएंगे, उनको फिर 10 साल की और ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर उनको शरीर के साथ साथ दिमाग और कैरेक्टर को डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में फिर उनका सेकंड टेस्ट होगा। फिर इस टेस्ट में जो पास हो जाएंगे वो गार्जियन के लिए एलिजिबल होंगे और जो फेल हो जाएंगे उनको बेसिकली मिलिट्री ऑफिसर्स बनाया जाएगा, क्योंकि फिजिकली तो स्ट्रांग है वो, इसलिए उनको मिलिट्री ऑफिसर बनाया जाएगा। अब जो लोग पास हो गए सेकंड लेवल पे, उनको 15 साल की फिर ट्रेनिंग दी जाएगी और इस 15 साल की ट्रेनिंग के बाद में फिर गार्जियन का सिलेक्शन किया जाएगा और जो गार्जियंस का सिलेक्शन है वो सिर्फ मेरिट पे होगा। और इनको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो बेसिकली उनको आइडियाज की, फॉर्म्स की और एक फिलोसोफर की तरह उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि उनका दिमाग रैशनली सोचने के अच्छी तरीके से काबिल बन सके। रिपब्लिक के जो बाकी फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है, ड्रामा है या म्यूजिक है, इस पर सेंसरशिप होगी। इसका देखिए कारण क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो लिटरेचर या फिक्शन लिखा जाता है या जो मूवीज देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अपनी कल्पना से लोग ऐसी चीजें लिखते हैं जो कि हकीकत में संभव ही नहीं है। लोग अक्सर ऐसी चीजों पर विश्वास करने लगते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने इसको सेंसर करने को कहा ताकि गलत चीजें लोगों को ना सिखाई जाए। फिर उन्होंने कहा एक रॉयल मिथ क्रिएट की जाएगी। एक लोगों को समझाया जाएगा कि भगवान ने इंसान को 3 कैटेगरीज में बनाया गया है, गार्जियन, सोल्जर्स एंड कॉमन पर्सन। ये मिथ क्रिएट की जाएगी, लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा ताकि एक दूसरे के प्रोफेशन में लोग उसको इंटरफियर ना करें, क्योंकि पहली जनरेशन के बाद में चीजें हेरिडिटी हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि हर आदमी एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफियर नहीं करेगा। तो जो सोल्जर है वो सोल्जर रहेगा, उसके बच्चे भी सोल्जर होंगे, जो आपका बाकी सर्विस करता है उसके बच्चे भी वही सर्विस करेंगे, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन होंगे और राजा के बच्चे राजा होंगे। तो ये जो उन्होंने आइडिया दिया एक आदर्श राष्ट्र बनाने का, उस पर कई बार एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत लोगों ने कोशिश भी किया और समय समय पे वो चला भी, लेकिन उसका लंबे समय तक
कोई भविष्य नहीं बन पाया। इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेटो ने सजेस्ट किया, एक तरीके से स्टेट की डिक्टेटरशिप को सजेस्ट किया। ये स्टेट डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है, और उन्होंने एक हेरिडिटरी बेस जो है वो रूलिंग क्लास क्रिएट कर दिया गार्जियंस क्या, कि उन्हीं के बच्चे जो है वो सिर्फ गार्जियन बन सकते हैं, बाकी लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया। तो आज जो हमारी डेमोक्रेसी है उस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल वो खिलाफ में जाता है। उन्होंने जस्टिस को तो बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया, न्याय का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि एक आदमी अपना ही जॉब कर सकता है, वो दूसरे प्रोफेशन में जा ही नहीं सकता। इसके अंदर आपने देखा होगा कि इन्होंने जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारी व्यक्तिगत जो हमारी आइडेंटिटी है, उसको राष्ट्रीय आइडेंटिटी के नीचे डाल दिया। हमारा कोई वजूद ही नहीं होगा, राष्ट्र डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के पास में ना तो कोई फ्रीडम होगी, ना लिबर्टी होगी अपनी जिंदगी को जीने के लिए। इनफैक्ट एक फेमस फिलोसोफर रिसल्स हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो फासिज्म है उसकी जो उत्पत्ति है वो प्लेटो के रिपब्लिक से ही होती है। और आजकल की जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जिसमें हम सबको बराबर मानते हैं, सबको बराबर अधिकार देते हैं कि वो राजा का संरक्षण करे, उसके तो ये बिल्कुल ही विपरीत है। तो इस तरीके से आज हमने प्लेटो के बारे में जाना, और हमने उनका जो एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना थी, जिसको उन्होंने रिपब्लिक का नाम दिया, उसके बारे में जाना। और हमने ये भी जाना कि उसके अंदर क्या क्या कमियां थी। ये आदर्श राष्ट्र तो नहीं बन पाया, लेकिन हम कम से कम ये उससे सीख सकते हैं कि अगर हमें कभी भी एक आदर्श राष्ट्र बनाना है, तो हमें ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इससे आगे हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक राष्ट्र आदर्श नहीं होगा, तब तक व्यक्ति आदर्श नहीं होंगे, और जब तक व्यक्ति आदर्श नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र आदर्श नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो प्लेटो की फिलॉसफी है उसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। Thank you very much for watching the video. दोस्तों, हम वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं, वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं, उनके जो एथिक्स से रिलेटेड जो विचार हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने सोक्रेटिस के बारे में जाना, फिर उनके शिष्य प्लेटो के बारे में जाना। आज हम जानने जा रहे हैं प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में हुआ ग्रीस में। इनके जो पिता थे वो मैकेडोनियन किंग के कोर्ट फिजिशियन थे, मतलब वहाँ पे वो जो दवा या एक तरीके से डॉक्टर थे वो उस समय। इनके पेरेंट्स की डेथ बहुत ही कम एज में हो गई थी। उसके बाद वो प्लेटो के साथ आ गए और 20 साल तक उनके अंडर में उन्होंने स्टडी की, उनकी एकेडमी में रह के। उसके पश्चात वो मैकेडोनिया गए और वहाँ पे जो किंग फिलिप्स थे, उनकी आग्रह पे उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर जिनको हम कहते हैं, उनको उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया जब उनकी उम्र 13 साल की थी। उन्होंने अलेक्जेंडर की पढ़ाई को 5 साल तक सुपरवाइज किया और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जो उनके जीवन में बहुत सहायक साबित हुई। उसके बाद में इन्होंने अपना एक फिलॉसफी का स्कूल बनाया एक जगह पे जिसका नाम था लेसियम। एरिस्टोटल वैसे तो प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उनके जो विचार हैं वो प्लेटो से काफ़ी भिन्न थे। एक बार इन्होंने कहा था कि डियर इज प्लेटो बट डियरर स्टिल इज ट्रुथ। प्लेटो मुझे प्रिय हैं, लेकिन प्लेटो से भी ज़्यादा प्रिय है सत्य। तो सत्य के लिए उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। सत्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा इनका मानना था। वो प्लेटो की तरह आइडियलिस्ट नहीं थे, आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि वो जमीन से जुड़े हुए फिलोसोफर थे। उनका ये मानना था कि जैसे प्लेटो ने कहा कि एक आदर्श विश्व है जिसको हम हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें उसकी जगह पे कल्पना करनी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसको इन्होंने कहा प्राइम मूवर अनमूव्ड। मतलब वो चीज़ों को मूव तो करता है लेकिन वो खुद मूव नहीं होता,
ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि एक प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेमिका के लिए एक आदर्श दुनिया बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही ईश्वर इस दुनिया को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। तो इन्होंने उस ईश्वर की कल्पना करने को कहा जो कि इस दुनिया को चला रहा है, जो कि दिखता नहीं है, जिसके अंदर कोई पैशन नहीं है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, ऐसे ईश्वर की उन्होंने कल्पना की। तो इन्होंने ये कहा कि शॉर्ट में कि ऐसा कोई परफेक्ट वर्ड है नहीं, बल्कि हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे चल के। इन्होंने सोल के बारे में कहा, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, लेकिन आत्मा और सोल के बीच में फर्क होता है थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली सेम शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारी शब्दावली का शब्द है, सोल जो है वेस्टर्न फिलॉसफी का शब्द है। इन्होंने कहा कि जो सोल होता है वो बॉडी का एसेंस होता है, उसका सार उसके अंदर रहता है, और जो हमारे शरीर होता है वो तभी तक काम करता है जब तक कि उसमें आत्मा रहती है। लेकिन आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रहते हैं। सोल जो है उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। जैसे एक मोम होता है, उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ लगाएं तो उसकी एक इमेज बन जाती है, वैसे ही जो सोल है और जो शरीर है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। जो शरीर है वो आत्मा की इमेज है इस दुनिया में, और जो आत्मा है उस शरीर का इमेज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए। सोल कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम शरीर के अंदर डाल देते हैं, बल्कि दोनों चीज़ें एक साथ ही एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन फिर भी जो सोल है वो मटेरियल नहीं है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है, इसलिए जैसे ही शरीर खत्म होगा फिर एक दूसरा फॉर्म वो ले लेगा। एरिस्टोटल जो है वो केवल एक दार्शनिक नहीं थे, फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी अपनी जिंदगी के दौरान डिस्कवर किए। वो साइंस और फिलॉसफी को एक दूसरे से जुड़ा करके रखना चाहते थे, इसीलिए उनको दी फिलोसोफर कहा जाता है, या सबसे महानतम फिलोसोफर भी कहा जाता है। उन्होंने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए उनको हजारों साल तक पूरे दुनिया में फॉलो किए गए। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था हैप्पीनेस के लिए और जो वर्च्यूज के लिए या एथिक्स के लिए। उनका ये मानना था कि जो हमारी हैप्पीनेस है और जो एथिक्स है वो एक चीज़ का ही दो पहलू हैं, ये हमेशा साथ में रहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जिएंगे तभी आप खुश रह सकते हैं। ज़िंदगी में अगर गलत तरीके से जिएंगे तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम समम बोनम कहते हैं। समम बोनम का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। उन्होंने ये कहा कि हर चीज़, जब हम कोई भी काम करते हैं तो एक गोल हमारे सामने होता है। जैसे जब हम एक जहाज बना रहे होते हैं तो जहाज बनना एक गोल होता है जो हमारे सामने रहता है। जब हम इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो वेल्थ का क्रिएशन या पैसा बनाना हमारा गोल रहता है। जब हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो गोल रहता है कि हेल्थ हो या स्वास्थ्य हमारा अच्छा बना रहे। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो भी करते हैं वो किसी न किसी चीज़ को अचीव करने के लिए करते हैं, कोई ना कोई उसका एक गोल होता है। लेकिन ये जो गोल होता है उसका फिर कोई एक आगे भी गोल होता है, और जिस गोल का कोई भी और गोल ना हो उसको उन्होंने कहा सोमम बनम। अब जैसे कि मान लिया आपका पर्पस हो सकता है वेल्थ, पैसा बनाना, पावर, नाम। लेकिन नाम क्यों चाहते हैं आप, पैसा क्यों चाहते हैं? उसके पीछे आपका मकसद होता है हैप्पीनेस। अल्टीमेट हमारा गोल है हैप्पीनेस। लेकिन हैप्पीनेस आप किसी और चीज के लिए नहीं चाहते हैं। हैप्पीनेस अपने में ही परफेक्ट है, इसीलिए इंसान का जो अल्टीमेट सोमम बोनम है वो है हैप्पीनेस। अब इंसान कैसे हैप्पी होता है या इंसान को खुशी कैसे मिलती है, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम हर एक जो स्पेसी होता है, हर एक जो जीव जंतु होता है, उसके अंदर एक स्पेशल फैकल्टी होती है, और उस स्पेशल फैकल्टी का जब हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। जैसे कि जो जानवर होता है वो सेंसेशन या इंद्रिय सुख की तरफ भागता है, उसी तरह जो इंसान होता है उसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो, उसका जो दिमाग है वो सत्य के पीछे भागता है, सत्य को पकड़ने की कोशिश करता है अपने रीजनिंग माइंड से। आपने देखा होगा कि जब आप अपने
दिमाग का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ ढूंढते हैं तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसी तरीके से जो इंसान है जो सत्य के पीछे जाता है, सत्य को ढूंढने की कोशिश करता है अपनी रैशनल माइंड को इस्तेमाल करके, वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। उन्होंने कहा कि दो तरीके की वर्च्यूज होती हैं, एक होती है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और दूसरी होती है एथिकल वर्च्यू। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू क्या होती है? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू को उन्होंने कहा ये सुपीरियर होती है क्योंकि ये दिमाग से पैदा होती है। हम लॉजिक लगाते हैं, रीजन लगाते हैं कि हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। जब हम सोचते हैं जो चीज़ हमें दिमाग को प्रसन्न करती है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है। और जो एथिकल वर्च्यू है वो होती है जब हम सही काम करते हैं। आपने सोचा तो बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन काम आपने अच्छा नहीं किया तो आपका एथिकल बिहेवियर खराब है। तो एथिकल जो वर्च्यू होती है वो बेसिकली हमारे एक्शन से रिलेटेड होती है। जब हम अपने जो रैशनल माइंड है उससे हम अपने जो एक्शंस को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अल्टीमेट खुशी का कारण होती है। जैसे आपका खाने का बहुत मन है, आपको बहुत अच्छा खाना अच्छा लगता है, लेकिन आपका दिमाग ये कहता है कि भाई ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, नहीं तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और अगर आप दिमाग की बात को मानते हुए कम खाते हैं, कंट्रोल में खाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है और इससे जो प्रसन्नता मिलती है वो जो है सबसे बेहतरीन होती है। एरिस्टोटल का जो एथिक्स था उसमें उन्होंने कहा कि हमें बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। हमें अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए रीजन से। जो दिल है उसको दिमाग से कंट्रोल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्ञान से सब कुछ नहीं होता है, ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन ज्ञान हमारा बह जाता है जब हम भावनाओं में पड़ जाते हैं। इसलिए भावनाओं पे हमारा जब तक रैशनल माइंड का कंट्रोल नहीं है तब तक हम ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकते। और हम कैसे इसको करेंगे, कैसे हमारा जो रैशनल माइंड है वो कंट्रोल करेगा, उसके लिए उन्होंने कहा प्रैक्टिस। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो एक्सेलेंस होती है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी आदमी के अंदर जन्मजात होती है। कोई आदमी पैदाइशी एक्सेलेंट नहीं होता है, बेहतरीन नहीं होता है। वो बेहतरीन बनता है बेहतरीन काम को बार बार करने में। जब हम कोई भी काम, अच्छा काम बार बार करेंगे तो हम एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, और जब हम बुरा काम बार बार करेंगे तो हम बुरे इंसान बन जाएंगे। इसलिए अगर हमें अच्छा बनना है तो हमें अच्छे काम को बार बार करना होगा। उन्होंने जो एक वर्च्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया, जो राइट पाथ उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमें मिडिल पाथ को अख्तियार करना चाहिए। कोई भी जो एक्सट्रीम होता है वो बुरा होता है, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में भी कहा गया है या संस्कृत में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जते, ऑल द एक्सट्रीम्स आर बैड। यही बात उन्होंने कही कि जो मिडिल पाथ है वही गोल्डन पाथ है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मान लिया आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, करेज, या आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, हर चीज़ आप करने को तैयार रहते हैं, जान की आप बाजी लगाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसको हम रैशनेस कहते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो वो भी बुरी चीज़ है, उसको हम आपको डरपोक कहते हैं। उसी तरीके से अगर आप पैसा खर्चा करने की जब आप बात आती है और पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहते तो आपको हम कंजूस कहते हैं, वो बुरी चीज़ है। और अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करें वो भी बहुत बुरी चीज़ है। तो कायदे से आपके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए जिसको हम कहते हैं जनरसिटी। तो इस तरीके से आप देखें इस टेबल के अंदर बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई हैं, मॉडेस्टी है, ऑनेस्टी है, गुड ह्यूमर है, फ्रेंडशिप है, टेम्परेंस है, कंपोजर है, सेल्फ कंट्रोल है, ये सारी की सारी वर्च्यूज हैं क्योंकि ये बैलेंस से बनती है। लेकिन सारी जो वर्च्यूज हैं वो बीच के रास्ते से नहीं आती हैं। जैसे विजडम, आप ये नहीं कह सकते कि आधा विजडम हो तो अच्छा है या बीच का विजडम हो तो अच्छा है, नहीं। आप जितने ज़्यादा आपके अंदर विजडम है, जितना ज्ञान है उतना ही अच्छा है। उसी तरह सत्य है, जितना आप सत्य बोलें उतना अच्छा, इसमें कोई मिडिल पाथ नहीं हो सकता। इम्पार्शियल होना या जस्ट होना, ये भी कोई मिडिल पाथ नहीं हो सकता। और आप जो कहते हैं दिल आपका बड़ा होना चाहिए, वो भी आपका, जितना आप उदार हो उतना ज़्यादा अच्छा है। एरिस्टोटल ने जस्टिस के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा जो जस्टिस होती है, न्याय होता है, वो मुख्य तौर पे राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य कानून बनाता है और इस कानून के आधार पे अगर आप ऐसा काम करते हैं जो आपकी बेहतरी के लिए है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो उसको हम इनजस्टिस नहीं कह सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि आप कोई काम करते हैं और आप पैसा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और दूसरा आदमी है जो कम पैसा कमाता है, तो ये नहीं कहा सकता कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं।
क्योंकि स्टेट ने कानून बनाए, एक रूल बनाए और उस रूल को फॉलो करते हुए आपने ज़्यादा पैसा बनाया, ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ आप लीड कर रहे हैं, तो इसको इनजस्टिस नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा जस्टिस दो तरीके के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है और करेक्टिव जस्टिस होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी आदमी का जो पैसे का वितरण हो वो उसकी काबिलियत के हिसाब से हो, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा काबिलियत है उसको उतनी ज़्यादा तनख्वाह मिले, उसको उतनी ज़्यादा पैसा मिले। दूसरा उन्होंने कहा करेक्टिव जस्टिस, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि जो फ़ायदा उसने उठाया गलत काम करके वो बैलेंस किया जा सके उसको पनिशमेंट दे करके। इसके अलावा एरिस्टोटल ने हमें समझाया कि सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है और हमें जो फ्री विल है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारा आत्मचिंतन है, जो हमारा विवेक है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और जब हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तभी हम सही रास्ते पे चल पाएंगे। तो हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और फिर हमारे अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम सही रास्ते को चुने और बुरे रास्ते को ना चुने। तो ये विवेक हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने पॉलिटिक्स और स्टेट के बारे में भी अपने विचार दिए। वो विचार कुछ इस तरीके से हैं। उनका एक तो ये कहना है कि जो स्टेट है या जो राज्य है, राष्ट्र है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने जो देश के लोग हैं उनको ट्रेनिंग करें कि किस तरीके से वो सही रास्ते पे चले। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी जानवर को ट्रेन किया जाता है रिवार्ड या पनिशमेंट से, वैसे स्टेट की जिम्मेदारी है कि बुरे लोगों को पनिश करे, अच्छे लोगों को प्रमोट करे, ताकि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग काम कर सकें। उन्होंने कहा कि जो एक राष्ट्र होता है, स्टेट होता है, वो कोई ऐसी कोई अजीवित चीज़ नहीं है जो फिक्स रहे, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग हैं, इंसान है, उसी तरीके से इंसानों से राष्ट्र बनता है, इसलिए उसमें कोई फिक्स प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, वो लगातार चेंज होता रहता है, जैसे कि एक जीवित व्यक्ति के विचार चेंज होते रहते हैं। उन्होंने एक तरफ एक्सट्रीम फ्रीडम या इंडिविजुअल व्यूज को रिजेक्ट किया कि हम जो चाहें वो करने की हमको आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो प्लेटो का विचार था कि किसी व्यक्ति को कोई आज़ादी नहीं होनी चाहिए और सब व्यक्ति राष्ट्र के प्रॉपर्टी जैसे होने चाहिए, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कहने को तो आदर्श सरकार ऐसी होगी कि जिसमें एक ही आदमी के पास सारी पावर हो और वो जो चाहे वो कर सके राष्ट्र में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हकीकत में क्या होता है कि जब ये सारी की सारी पावर जो है किसी एक व्यक्ति को चली जाती हैं तो उसका हमेशा मिसयूज होता है। आपने सुना ही होगा पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इसलिए जो आइडियल कि एक आदमी के पास सारी पावर हो, वो अल्टीमेटली सही एडमिनिस्ट्रेशन देने की जगह बुरा एडमिनिस्ट्रेशन ही अल्टीमेटली देता है। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि एक एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, जैसे कि जो लोग सेलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, वो सब में से ना सेलेक्ट करके कुछ ऐसे लोगों में से सेलेक्ट करें जिनके अंदर एक काबिलियत हो, एरिस्टोक्रेट हो, मतलब उनके अंदर एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम मॉरल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर होना चाहिए, और उसमें से ही कोई जो आदमी है वो रूलर बने, जिसको उन्होंने कहा इन्फॉर्म्ड एंड कैपेबल फ्यू, ऐसे लोगों को ही राज करने का अधिकार होना चाहिए। एरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म भी हुए, क्योंकि कोई भी ऐसी फिलॉसफी नहीं होती है जो कि परफेक्ट हो। एक तो जब उन्होंने कहा कि सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोगों को या चोजन फ्यू को जो है वो रूल करने का अधिकार होना चाहिए, तो उनको इसी बात पर क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर हर व्यक्ति को राज्य करने का अधिकार दिया जाता है। उन्होंने इनइक्वलिटी को, जो इंसान मर्द और औरत के बीच है इनइक्वलिटी है, उसको भी उन्होंने जस्टिफाई किया, जो कि आज के समय में किसी भी तरीके से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि औरतें जो होती हैं वो अनफिनिश्ड मैन हैं और उनको जो आदमियों से नीचे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इस बात को भी आज की जनरेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। दूसरा, उन्होंने जो एथिक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि हमें मीडियम पाथ को फॉलो करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि हमें एक्सेलेंस की तरफ जाना चाहिए। जैसे करेज अगर एक्सट्रीम हो तभी अच्छा है, मिडिल लेवल का करेज अच्छा नहीं है। तो उनका जो ये व्यू था कि मिडिल पाथ अच्छा पाथ है, उस बारे में भी उनको क्रिटिसाइज किया गया। तो इस तरीके से आज हमने एरिस्टोटल के बारे में सीखा, उन्होंने जो मिडिल पाथ बताया एथिक्स का उसके बारे में सीखा, उनके डिफरेंट फिलॉसफी के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में आज हम एक बहुत ही महान वेस्टर्न फिलोसोफर के बारे में जानेंगे। इनका नाम एपिक्यूरियस था। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिनके नाम पे एक फिलॉसफी का नाम रख दिया जाता है। एपिक्यूरियस उस लेवल के फिलोसोफर थे कि जिनके नाम पे जो फिलॉसफी दी गई उसको हम आज एपिक्यूरियनिज्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एपिक्यूरियस जो है वो हमें जो सिखा के गए 2000 साल से भी पहले, आज भी उसका महत्व है और आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एपिक्यूरियस के बारे में जानते हैं। एपिक्यूरियस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका जन्म 341 बीसी में हुआ था। ये हेलेनिस्टिक पीरियड के फिलोसोफर थे। ये हेलेनिस्टिक पीरियड जो है वो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनकी डेथ के बाद में और रोमन एम्पायर जब से शुरू हुआ उसके बीच का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं हेलेनिस्टिक पीरियड। इस पीरियड में दोस्तों 3 फिलोसफीज बहुत तेजी से इमर्ज करी। एक तो एपिक्यूरियनिज्म था ही, इसके अलावा एक स्टोइसिज्म था और तीसरा जो था वो स्केप्टिसिज्म। स्टोइसिज्म को हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन स्केप्टिज्म के बारे में जानना जरूरी है कि जो स्केप्टिक्स होते हैं उसका मतलब ये होता है डाउटफुल, सस्पिशियस, जो हर चीज़ पे शक करते हैं, सुबह करते हैं। और ये फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी चीज़ को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी फिलॉसफी सही नहीं है। इसलिए हमेशा हर फिलॉसफी के अपोजिट भी एक फिलॉसफी होती है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि किसी चीज़ पे विश्वास ना करो, और ये होती है बेसिकली स्केप्टिसिज्म। इनके जो पेरेंट थे, माता पिता थे, वो दोनों ही एथेंस के नागरिक थे और इन्होंने अपने बचपन में जो फिलॉसफी सीखी वो एक प्लेटोनिस्ट फिलोसोफर थे जिनका नाम था पॉम्फिलस। उनके अंडर में 4 साल तक उन्होंने जो प्लेटो की फिलॉसफी थी उसको सीखा। उसके बाद में उन्होंने एथेंस में एक स्कूल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा दी गार्डन। उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं की और उनके कोई भी बच्चे भी नहीं थे। उनकी जो डेथ है वो 270 बीसी में हुई, 72 साल की उम्र में। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी और वो बुज़ुर्ग रहने तक इस दुनिया में रहे, क्योंकि उनका कोई भी ऐसी उन्होंने फिलॉसफी नहीं बताई जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सोशल रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, जैसे कि सोक्रेटिस ने फेस किया था। तो अब हम समझते हैं कि एपिक्यूरियस ने जो फिलॉसफी दी उसके मुख्य मुख्य क्या बिंदु होते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का जो गोल है वो है खुशी पाना, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हों। ये जो वर्चूज़ होते हैं या जो पुण्य और पाप का जो फिलॉसफी होती है, जो सोक्रेटिस ने कहा कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, उन्होंने कहा वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम ज़िंदगी में करें उससे हमें प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले। अब सवाल ये उठता है कि हर आदमी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन क्यों खुश नहीं रहता? उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो आदमी दुखी रहता है क्योंकि वो भगवान से डरता है, मृत्यु से डरता है और वो स्वर्ग और नर्क से डरता है, और इसी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाता। क्योंकि जब भी वो कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको खुशी मिलती है तो किसी न किसी कानून का वायलेशन होता है, धर्म के हिसाब से जो लिखा है उसका वायलेशन होता है। फिर उसको डर लगता है कि मरने के बाद में भी मेरा क्या होगा। तो उन्होंने इस बात से लोगों को मुक्त रहने को कहा। तो उस ज़माने में बहुत ही फिलोसोफर बड़े हुआ करते थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस एटॉमिक थ्योरी को उन्होंने बेस बनाया और ये एक्सप्लेन किया कि इस जीवन के बाद में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डेमोक्रिटस थी, उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दी वो क्या थ्योरी थी? उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और यहाँ तक कि आत्मा भी जो है वो एक एटम की तरह होती है। जैसे कि एटम होता है वो जब तोड़ दिया जाए और बिखर जाता है, वैसे ही उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद में सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो जो व्यक्ति होता है उसका शरीर और आत्मा दोनों मृत्यु के बाद में ख़त्म हो जाते हैं,
पीसेस में टूट जाते हैं और उसके बाद में इस बात की कोई संभावना नहीं रह जाती है कि वो फिर से इकट्ठा होंगे और आप किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो नर्क। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें स्वर्ग या नर्क से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जीवन का अस्तित्व है वो मृत्यु के साथ में ख़त्म हो जाता है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम मरे नहीं, और जब हम मर गए तो हम खुद ही नहीं हैं, तो फिर हमें किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने कहा कि मौत से हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक तरीके से भगवान के अस्तित्व को ही सवाल के दायरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कि कहा जाता है कि पैराडॉक्स ऑफ इपिक्यूरियस, जिसके माध्यम से उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही चैलेंज कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोई भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान हैं, लेकिन वो अपने स्वर्ग में रहते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और उन्हें इस दीन दुनिया में जो चीज़ चल रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने भगवान के अस्तित्व को सवाल के दायरे में नहीं खड़ा किया, बल्कि उनकी क्षमता के बारे में ही सवाल पूछ डाले। तो ये जो पैराडॉक्स उन्होंने दिया, उस पैराडॉक्स में उन्होंने कहा कि अगर भगवान जो हैं वो वाकई ओमनीपोटेंट हैं या सर्वशक्तिमान हैं, तो वो इस दुनिया में जो बुराइयां हैं उनको क्यों ख़त्म नहीं कर पाते। फिर उन्होंने कहा कि मान लिया इस काबिल हैं कि ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब कि उनके इरादे नेक नहीं हैं, वो मेलावेलेंट हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई बुराई एग्जिस्ट ना करे और आपके अंदर ये शक्ति भी है कि आप बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, उसके बावजूद अगर इस दुनिया में बुराई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारे मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मान लिया कि उनके अंदर ना तो वो काबिलियत है और ना ही उनके अंदर कोई इंटरेस्ट है, विलिंगनेस है इस दुनिया में बुराई को दूर करने की, तो हम उनको भगवान कहते ही क्यों हैं? हमें उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और मान लिया कि उनके पास में दोनों ये शक्तियाँ हैं कि मतलब इंटरेस्ट भी है और शक्ति भी है, उसके बावजूद अगर इस दुनिया में इतनी सारी इविल है तो क्यों है? तो इस तरीके से उन्होंने जो सवाल पूछे, उस सवाल से उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि एक्चुअली कोई भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो वो हमारे मैटर्स में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हमने जो इपिक्यूरियन के जो मुख्य जो उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई उसके बारे में हम जानते हैं। इपिक्यूरियस ने सबसे पहले हमें कहा कि हमें प्लेजर को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो पहाड़ों में चले जाते थे, तप करते थे, जप करते थे, अपने शरीर को तरह तरीके के कष्ट देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये करने से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। तो इपिक्यूरियस का ऐसा कहना था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ज़िंदगी में जो सुख है उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत सुख हमें ज़िंदगी में चाहिए होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर ये शारीरिक मानसिक सुख नहीं रहता है तो हमारा मन विचलित रहता है, हमारा मन डरा रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम शरीर के दुखों से निजात पाएँ। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमें ज़िंदगी में सुख को ही मकसद बना लेना, कि आप हमेशा जितना सुख मिले और सुख पाने की इच्छा करो और सुख पाने की इच्छा करो, जिसको हम हेडोनिज्म कहते हैं, उसके भी वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मुख्य हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं हो, पेन नहीं हो, क्योंकि पेन हटाना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे कि आपके शरीर में मान लिया कि 10 अंग हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके एक दांत में दर्द शुरू हो गया, 32 दांत हैं उसमें से एक दांत में दर्द शुरू हो गया, तो सिर्फ वो जो दांत का दर्द है वो आपको इतनी तकलीफ देगा कि बाकी आपके सारे जो शरीर की जो खुशी है या जो उसकी अच्छे तरीके से चल रहे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुख्य ज़रूरत ये है कि हम जिंदगी से जो दुख है उसको हटाएं, दुख के कारण को हटाएं, क्योंकि अगर एक दुख भी हमारे पास हो जाएगा तो सारी सुखियों का वो हरण कर लेगा। उन्होंने कहा कि आदमी को ऐसे अपने माइंड को कंडीशन करना चाहिए कि वो दुख के लिए मेंटली तैयार रहे, क्योंकि दुख तो कभी ना कभी आएगा ही, और जब हम इसके लिए तैयार रहते हैं तो उस दुख के वजह से हम विचलित नहीं होते। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हैं तो वो चीज़ जब आएगी तो आप उसको अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे। अब उन्होंने कहा कि ये स्टेज ऑफ माइंड जिसमें कि दुख और सुख का फ़र्क ना हो या दुख को हम आसानी से हैंडल कर सकें, उसके लिए उन्होंने कहा 2 चीज़ें ज़रूरी हैं।
पहले तो उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है, क्योंकि जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अगर हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, क्या हमने किया जिसकी वजह से हमें दुख है, और क्या हम करें जिससे हमें खुशी मिले। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नॉलेज की वजह से ही आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो चीज़ आपको दुख देती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं उनको लिमिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लिया आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, पिक्चर देखना अच्छा लगता है, आप सिनेमा हॉल जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे में मूवी एंजॉय करते हैं, पहली बार आपको बड़ा मज़ा आया, अब आपको वही पिक्चर कहा जाए दोबारा देखो, फिर तिबारा देखो, फिर 10 बार देखो, तो क्या होगा कि जो आपको मज़ा आ रहा था मज़ा आना ख़त्म हो जाएगा, और 10वीं बार तक जब आप पहुँचेंगे तो वही जो खुशी है वो दुख में बदल जाएगी, आपके लिए टॉर्चर हो जाएगा उसी चीज़ को 10वीं बार देख। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं, हमारे जो पैशन होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उसको हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम सुख को नहीं पा सकते। तो हम ज़िंदगी में कैसे जो है वो सुख को पा सकते हैं, इसके इन्होंने बेसिकली 3 चीज़ें हमें बताई। पहली चीज़ थी ज्ञान, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से दुख मिलता है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा दोस्ती, फ्रेंडशिप, मित्रता, क्योंकि जब तक आपके मित्र नहीं होंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हमें वर्चुअस या अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और टेम्परेट मतलब कि बैलेंस ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि हम अच्छे काम करें और बैलेंस बना के रखें, न ज़्यादा खाएं न कम खाएं, न ज़्यादा सोएं न कम सोएं, न ज़्यादा प्लेजर की तरफ भागें न कम प्लेजर की तरफ भागें। एक टेम्परेट हो, एक बैलेंस ज़िंदगी में बना के रखें। उन्होंने हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो बताई, उसमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा जो पेन होता है, जो दुख होता है, वो दुनिया के सबसे बड़ी ईविल है, सबसे बड़ा कष्ट कारक है, और उसे हमें किसी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए कई बार हम लोगों को सिखाया जाता है सच बोलो, झूठ ना बोलो, हेल्प करो, एक्सप्लॉइट ना करो। हम लोग उसको फॉलो करते हैं, कई बार नहीं भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें सच क्यों बोलना चाहिए, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। इसके बारे में एपिक्यूरियस ने कहा कि जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो हमें खुशी देती है। आप जब सच बोलते हैं आपका दिल प्रसन्न रहता है, आप झूठ बोलते हैं आपके अंदर एक डर रहता है, एक तकलीफ रहती है। इस वजह से उन्होंने कहा कि आपको सच बोलना चाहिए, इसलिए नहीं कि सच बोलना अपने में एक अच्छी चीज़ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सच बोलना दुख का कारण बन जाए, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जब आप सच बोलते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और इस वजह से सच बोलना अच्छी चीज़ होती है। तो जो हम पाप और पुण्य कहते हैं, वो पाप और पुण्य के अंदर अपने में कोई अच्छाई या बुराई नहीं है, या अपने में वो खुशी या दुख नहीं देते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उससे आपको प्रसन्नता मिलती है, और जब आप बुरे कर्म करते हैं तो उससे आपको तकलीफ मिलती है, और इसीलिए ज़िंदगी में ज़रूरी है कि हम अच्छे कर्म करें। जब हम बात करते हैं सुख की, तो उन्होंने कहा कि हमें जो इंद्रियों का सुख है या जो क्षणिक सुख है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, और ख़ास तौर से अगर वो गैर कानूनी है या इमॉरल है, जैसे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या और तरीके के जो इमॉरल प्लेजर्स होते हैं। हो सकता है कि वो आपको तुरंत खुशी दे दे, लेकिन उसके बाद में जो तकलीफ होती है, पेन होता है, वो उससे कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो उस प्लेजर को हमें इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे हमें तकलीफ ज़्यादा मिलने वाली है, ना कि उस प्लेजर के अंदर कोई कमी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि दुख को, पेन को, सफरिंग को अवॉइड किया जाए, और इस तरीके के प्लेजर जो कि दुख को आपके बढ़ाते हैं, भले ही फ्यूचर में बढ़ाते हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा फिजिकल प्लेजर है उसके साथ साथ में हमारा एक मेंटल प्लेजर भी होता है, मानसिक तौर से भी हमें खुशी और दुख होता है। जब हम अपने पुराने अच्छे कर्मों को याद करते हैं तो हमारा दिल खुश रहता है, और इसी तरीके से जब हम होपफुल रहते हैं और अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारा दिल खुश रहता है। लेकिन जब हम पुराने दुखों को याद करते हैं, पुरानी तकलीफ़ों को याद करते हैं,
पुराने गलत कामों को याद करते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है। और इसी तरीके से अगर फ्यूचर आपको डिप्रेसिंग लगता है, उम्मीदें नहीं है, होप नहीं है, तब भी आप दुखी रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्लेजर है वो मेंटल भी है और फिजिकल भी है। तो हमें मेंटल प्लेजर को भी ध्यान देना चाहिए। तो मेंटल प्लेजर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे कर्म अच्छे हों पुराने, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जब भी हम उनको याद करेंगे, भविष्य में भी याद करेंगे, हमें गर्व होगा, हमें खुशी मिलेगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। और बुरे कर्म हमें इसलिए अवॉइड करने चाहिए क्योंकि जब भी हम उनको याद करेंगे हमारा दिल दुखी हो जाएगा। तो इस वजह से हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। एपिक्यूरस ने कुछ और चीज़ें हमें बताई, जैसे कि उन्होंने हमें ये कहा कि जो हम सीखते हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो हमारे कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशन है, इसमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि हमारे माइंड के पीस को या हमारी शांति को भंग कर देता है। ऐसी चीज़ों को हमें नहीं सीखना चाहिए। जैसे हमारे देश में आपको मालूम है कि मुगलों का शासन रहा, मुस्लिम्स ने इन्वेड किया, आर्य लोग आए, जो हमारे लोअर कास्ट थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ये चीज़ें जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक बदले की भावना हमारे अंदर आ जाती है। भले ये घटनाएं हजारों साल पहले हुई, लेकिन ये हमारे मन को आज भी विचलित कर देती हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को अगर ना सिखाया जाए, ना पढ़ाया जाए, तो वो बेहतर होगा। उन्होंने कहा क्या चीज़ें हमें पढ़ानी चाहिए। हमें पढ़ाना भी ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे कि जो आदमी के अंदर जो डर है, चाहे वो धर्म का डर हो, चाहे वो भगवान का डर हो, चाहे वो मृत्यु का डर हो, जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, उससे हम मुक्ति पा सकें। ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे आदमी का डर खत्म हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जी सके। वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटी के अंदर जो जस्टिस होता है, जैसे किसी ने अगर चोरी की तो उसको हम एक पनिशमेंट देते हैं, किसी ने रेप किया उसको हम पनिशमेंट देते हैं। तो कई लोग होते हैं ऐसे जो उसको क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने क्यों पनिश किया उसको, पनिशमेंट को ही क्वेश्चन करते हैं, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में रहते हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका, तो क्यों हम उसको पनिश कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हर मेंबर का दूसरे मेंबर के लिए कि हम किसी को हार्म नहीं करेंगे। और अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हम जब किसी को हार्म नहीं करेंगे तो हमें भी कोई हार्म नहीं करेगा, और जब हम एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे तो नेचुरली सोसाइटी के अंदर जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर अपने मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, अपनी शक्ति की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, तो ये कानून का दायित्व है कि उसको उससे भी ज़्यादा तकलीफ दी जाए, ताकि वो हिम्मत ना करे दूसरों को तकलीफ पहुंचाने। और जब ऐसा होगा कि आदमी डरेगा कानून से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ होंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर कानून को अच्छे तरीके से बनाया जाए और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारी सोसाइटी की जो एक हैप्पीनेस है वो इंक्रीज होती है, और इसीलिए लॉ को जस्ट होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि जो एपिक्यूरियन ने जो बहुत बातें हमें बताई, वो बातें आज के समय में भी उतनी ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं जो हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। और इसी वजह से एपिक्यूरियन एक बहुत ही महान फिलोसोफर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3rd BC जीसस क्राइस्ट के डेथ के 300 साल पहले ये फिलॉसफी दी गई। इसका डिक्लाइन शुरू हुआ जब जीसस क्राइस्ट की फिलॉसफी या क्रिश्चियनिज्म पॉपुलर होना शुरू हुआ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने सेक्रीफाइस या पेन को बहुत इम्पॉर्टेंट बताया। जैसा कि आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट ने स्वयं को ख़त्म कर दिया या डेथ को अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी की हेल्प करने के लिए या सोसाइटी को मुक्ति देने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर दिया। तो उसके बाद में जो फिलॉसफीज़ पॉपुलर हुई वो इस तरीके की थी कि ज़िंदगी में
हमें तकलीफ सहना चाहिए, और इस तरीके से जो एपिक्यूरियस की फ़िलॉसफी थी उसका एक डिक्लाइन शुरू हो गया। लेकिन आने वाले समय में, आज के समय में, फिर लोगों ने एपिक्यूरियस की फ़िलॉसफी के महत्व को समझा। उन्होंने ये जाना कि ज़िंदगी में अगर हमें खुश रहना है तो एपिक्यूरियस की फ़िलॉसफी को हमें फॉलो करना पड़ेगा, पेन को हमें कम करना पड़ेगा, और इस तरीके की जो भ्रांतियाँ हैं बहुत सारी, उससे हमें अपने को मुक्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एपिक्यूरियस और एपिक्यूरिज्म जो फ़िलॉसफी है उसके बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान हासिल कर लिया होगा आपने। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, हम वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स की चर्चा कर रहे हैं। हमने बहुत सारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स के बारे में जाना, जैसे सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, एपिक्यूरियस है। आज हम एक ग्रुप ऑफ फ़िलासफ़र्स जो कि एक फ़िलासफ़ी को बिलोंग करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोइक्स, उनके बारे में जानेंगे, और उनकी जो फ़िलासफ़ी है उसको हम कहते हैं स्टोइसिज्म। दोस्तों, फ़िलासफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जैसे कि दो भाइयों की भी फ़िलासफ़ी सेम नहीं होती है, वैसे दो फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ी हमेशा अलग होती है, और कोई भी अगर एक फ़िलासफ़ी देता है तो उसके अपोजिट भी एक दूसरी फ़िलासफ़ी एग्जिस्ट करती है। अब जैसे एपिक्यूरियस के बारे में हमने जब जाना तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हम पाएँ और जो भी दुख के कारण उनसे हम दूर रहें। मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस, मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। लेकिन ठीक इसके पलट के स्टोइक्स की फ़िलासफ़ी आती है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से जो हमारी सफरिंग है, पेन है, उसको उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, इसके बिना हम अच्छी ज़िंदगी लीड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टोइक फ़िलासफ़र के बारे में जानेंगे, और सबसे पहले हम उनकी ओरिजिन के बारे में जानते हैं। स्टोइक जो वर्ड होता है अंग्रेजी में, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि दुख और तकलीफ़ों को बहुत बहादुरी के साथ में बिना शिकायत किए हुए उसको सह लेता है। ये जो फ़िलासफ़ी है वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र हुए हैं जिनका नाम था जीनो, उन्होंने शुरू किया था 342 BC से। ये जो टर्म स्टोइक है ये बेसिकली एक वर्ड है स्टोआ पोइकेले। इसका मतलब होता है पेंटेड पोर्च। जो एक पोर्च होती है जिसको हम पेंट करते हैं, जहाँ पे जो जीनो जो है इस फिलॉसफी को पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, वहाँ से ये वर्ड स्टोइक आया हुआ है। तीन जो सबसे महान स्टोइक फिलोसोफर्स हुए हैं वो हैं सेनेका, इपिक्टेटस और मार्कस एरुलस। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये जो सेनेका थे, इनका जो बर्थ है वो 4th BC में हुआ था और 65 AD में उनकी डेथ हुई। ये एक रोमन फिलोसोफर थे और जो नीरो के एडवाइज़र थे। नीरो का नाम तो शायद आपने सुना होगा कि उनको कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये वही नीरो हैं जिनके एडवाइज़र थे ये सेनेका। इन्होंने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा एसेज लिखे और करीब 124 जो है चिट्ठियाँ लिखी, जिसमें उनकी फ़िलॉसफी की झलक मिलती है, उसके बारे में हम जानते हैं। दुर्भाग्य से इनको आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि इनको कहा गया कि ये नीरो के खिलाफ में एक साजिश हुई थी इनको मारने की, उसमें ये शामिल थे और इस वजह से इनको अपनी जान स्वयं लेनी पड़ी। दूसरे जो फिलोसोफर हैं उनका नाम है इपिक्टेटस। इपिक्टेटस जो हैं वो 55 AD में पैदा हुए और उन्होंने सेनेका के बाद में स्टोइक फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। इनके जो गुरु थे उनका नाम था गायरस मौसुलस रूफस और इन्होंने अपना एक स्कूल बनाया स्टोइसिज्म का, और उनका जो एक स्टूडेंट था उनका नाम था मार्कस एरुलस। वो बहुत बड़े प्रसिद्ध जो है रोम के किंग हुए और स्टोइक फिलोसोफर भी हुए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों ये है कि जो इपिक्टेटस थे वो एक स्लेव थे और उसके बावजूद वो इतने बड़े महान फिलोसोफर बने। तो उनके जो शिष्य थे मार्कस एरुलस, उनका जन्म जो है 121 AD में हुआ था। ये रोम के जो सबसे महानतम जो राजा हुए हैं, एम्परर हुए हैं, उनमें इनको माना जाता है। तो एक तरीके से ये राजा भी थे
और एक महान फिलॉसफर थे। इनकी तुलना शायद हम अपने देश में राजा जनक से कर सकते हैं। जैसे राजा जनक के बारे में भी कहा जाता है कि वो केवल एक महान राजा नहीं थे, बल्कि एक महान फिलॉसफर भी थे। तो उसी तरीके से ये जो मार्कस एरोलस हैं, ये भी एक महान फिलॉसफर और एक राजा थे। इन्होंने जब वॉर नहीं होता था, जब उनके डल मूवमेंट्स होते थे या कभी कभी वॉर कैंपेन होती थी, तो उसमें जो इनके पास समय रहता था उसमें वो डायरी लिखा करते थे और उसी को बुक के फॉर्म में, एक मेडिटेशंस के नाम पे एक बुक के फॉर्म में कंपाइल किया गया, जिसमें उनकी फ़िलॉसफी की झलक मिलती है। और हम देखते हैं कि जो स्टोइक फ़िलॉसफी है उसमें एथिक्स क्या है, उसमें क्या एथिक्स जो है सिखाया गया है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली जो चीज़ स्टोइक सिखाते हैं कि हमें ये जो बाहर के दुनिया भर की जो घटनाएं हो रही हैं उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें उससे एक इंडिफरेंस जो है वो क्रिएट करना चाहिए। दोस्तों, ये कोई आज का समय नहीं है। किसी भी ज़माने में, चाहे वो राजा राम का समय था, कृष्ण जी का समय था, जीसस का समय था, दुख और सुख हमेशा रहे हैं, गरीब अमीर हमेशा रहे हैं, हमेशा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। लेकिन जब हम उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें दुख होता है। इसीलिए स्टोइक्स ने कहा कि जो सोसाइटी में हो रहा है उसके लिए हमें एक एपैथी डेवलप करनी चाहिए, हमें उसको रैशनली समझना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल उसके लिए नहीं होना चाहिए। हमें एक पैसिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए लाइफ के बारे में, क्योंकि अगर हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक तरीके से नरक बना देंगे। हमारी ज़िंदगी में जैसे कभी हम बहुत सफल होते हैं, कभी हम बहुत असफल होते हैं, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि संभाव बनाएं, दुख हो, सुख हो, सक्सेस हो, फेल्योर हो, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी दोस्तों जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोइक्स ने सिखाई कि हमको नेचर या प्रकृति के हिसाब से रहना चाहिए। अब इसके दो पहलू होते हैं। एक तो देखिए प्रकृति, जो बाहरी प्रकृति है, ये दुनिया है। ये दुनिया दोस्तों कुछ रूल से चलती है, कुछ लॉ से चलती है, कई बार हम इसको धर्म भी कहते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो आदमी जो है वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेगा। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। जैसे कोई आदमी अगर 10वीं मंजिल से छलांग लगा दे तो चाहे उसको ग्रेविटी का लॉ मालूम हो, चाहे ग्रेविटी का लॉ ना मालूम हो, वो गिरेगा उतनी ही स्पीड से। उसी तरीके से चाहे आपको देश और दुनिया और इस विश्व के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर आप इसका वायलेशन करेंगे तो आपको उसका पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो है, ये जो नेचर है, ये जो विश्व है, ये किस कानून से चलता है, कौन से रूल से चलता है, उसके हिसाब से चलें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें और अपनी ज़िंदगी को हम स्मूथली चलाते रहें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो जैसे एक बाहरी दुनिया है वैसे एक हमारी अंदरी दुनिया है। जैसे एक दुनिया का नेचर है वैसे एक हमारा नेचर भी है। हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, हमें कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को पार्टी करना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है और जब आप अपने स्वभाव के हिसाब से रहेंगे तो आप सबसे बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये उन्होंने सिखाया कि हमें नेचर के हिसाब से रहना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी में दुख को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप देखेंगे लोग जब दुख होता है तो विचलित हो जाते हैं, हमें क्यों हुआ ऐसा, हमारे साथ ही क्यों हुआ। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में दुख तो आना ही आना है। हमें तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, और अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो हम इन दुखों का अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। बुद्धा ने भी हमें यही सिखाया था, गौतम बुद्ध ने हमें यही कहा कि ज़िंदगी में दुख को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी रहें, नहीं। जब आप जानते हैं कि दुख आना ही आना है तो नंबर 1 आप मेंटली तैयार रहते हैं। नंबर 2 जो बात होती है वो ये होती है कि आप कारण जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किस वजह से मुझे दुख हुआ, और फिर उस कारण को आप हटाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दुख ना हो। तो स्टोइक्स ने हमको सिखाया कि जो कारण है हमारे दुखों का, तो सबसे बड़ा कारण है
जो हमारे पैशंस होते हैं या डिज़ायर्स होते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं अनंत हैं, कभी ख़त्म नहीं होती, और हम उसके पीछे जब भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे तो हम कैसे खुश रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए, इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, और जब हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे दुख कम हो जाएंगे। चौथी चीज़ दोस्तों, स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी में वाइज बनना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। ज्ञानी में और समझदार बनने में फ़र्क है। एक व्यक्ति सारे दुनिया का ज्ञान पा सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर समझदारी नहीं हो या वो वाइज नहीं हो। तो समझदारी का मतलब क्या होता है? आपके पास ज्ञान है, इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करें ताकि जो हम पाना चाहते हैं ज़िंदगी में पाएं। अगर आप सही तरीके से सही ज्ञान को सही समय पे सही व्यक्तियों के साथ इस्तेमाल करें तो वही जो है आपकी समझदारी है या विजडम है। तो उन्होंने कहा कि जो विजडम है और गुडनेस है, अच्छाई है, ये एक दूसरे का पर्यायवाची है। जो वाइस मैन है, जो समझदार व्यक्ति है, और जो गुड मैन है, अच्छा व्यक्ति है, वो एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे चारों जो मूल्य हैं, जो चारों अच्छाइयाँ हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेवरी, बहादुरी, इंसाइट जो हम दूर का देख पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन जो होती है, और जस्टिस या न्याय जो होता है, ये सारे के सारे जो गुण हैं हमारे अंदर इस समझदारी से ही प्रकट होते हैं। पांचवी चीज़ जो हमें स्टोइक सिखाते हैं कि सब लोग बराबर हैं। उन्होंने एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की कल्पना की। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर निम्न परिवार में पैदा हुआ और कोई व्यक्ति उच्च परिवार में पैदा हुआ तो वो उसको हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। हमें डिफ्रेंशिएट सिर्फ गुण के हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि आप देखें एपिक्टेटस जो कि एक स्लेव थे, दास थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस लेवल तक पहुंचे कि वो एक ग्रेट फिलोसोफर बने। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो स्लेवरी है या जो दास है वो भी उतना ही इंसान है, वो भी एक भगवान का पुत्र है, और उसको भी हमें उसी तरीके से सम्मान देना चाहिए जितना हम बड़े रैंक पे जो लोग बैठे रहते हैं, बड़ी पोजीशन पे बैठे रहते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। तो उन्होंने कहा इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी के अंदर ऊंच नीच का डिफरेंस जो है वो पैदाइशी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, गुण के हिसाब से होना चाहिए। छठी चीज़ उन्होंने सिखाई कि जब हम कानून का पालन करें तो रैशनल तरीके से फॉलो करें। कहने का मतलब कि कानून का पालन आंख बंद करके ना करें। हम समझें कि कोई कानून जो है वो क्यों बना है, और जब हम ये समझेंगे कि कानून का पर्पस क्या है तब हम उसको आसानी से फॉलो कर पाएंगे। अब जैसे कई लोग इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं साहब ये तो क्यों इनकम टैक्स दें, हम कमा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि उसी इनकम टैक्स से ये सड़कें बनती हैं, डिफेंस का खर्चा चलता है, आपके राष्ट्र की हित की रक्षा होती है, पुलिस चलती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो तो सोसाइटी में रहना असंभव हो जाएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने टैक्सेस को पे करें। उसी तरीके से क्राइम होता है, क्राइम के लिए पनिशमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप कानून को बजाय इसके कि ब्लाइंडली फॉलो करें, आंख बंद करके फॉलो करें, उसको रैशनली समझें और फिर फॉलो करें। तो इससे जो है आपके जो एक टेंशन है जिसको कि आपको रहता है, रेजिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। सातवीं चीज़ दोस्तों जो हमें स्टोइक सिखाते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हमें गुस्सा आता है, एंगर जो होता है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है हमारे हाई एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। दोस्तों एक्सपेक्टेशन जो है वो आज के ज़माने में बहुत बढ़ गए हैं। आप देखिए आज के ज़माने में लोगों के पास जो सुविधाएं हैं, जो इनकम है, वो किसी भी ज़माने में किसी भी जनरेशन में लोगों के पास नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद आज का जो व्यक्ति है वो बहुत दुखी है, गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन उसके रियलिटी से बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए स्टोइक्स ने कहा कि हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि साहब गुस्सा तो हमें आ ही जाता है, गुस्से का कोई कारण नहीं होता है, गुस्सा इमोशनल होता है, उस पर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टोइक्स ने कहा ऐसा नहीं है, गुस्सा इरेशनल नहीं है, उसके पीछे कारण होता है। और कारण क्या होता है कि जब हम बहुत उम्मीदें रखते हैं और जब हमारी उम्मीदें वो पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शांति से रहें,
तो अपनी जो उम्मीदें हैं, चाहे वो स्वयं से हों चाहे वो दुनिया से हों, उसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ को कहा कि ऑप्टिमिस्टिक कि हर चीज़ अच्छी होगी, उसकी जगह आप थोड़ा सा कम सोचें, कम एम करें, तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रसन्नता आएगी। आठवीं चीज़ दोस्तों उन्होंने कही कि जो नॉलेज हमारी जो होती है, ज्ञान जो होता है, वो सेंसेस या इंद्रियों से ही आता है। दोस्तों ये आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया में इस बात पे बड़ी चर्चा होती है कि सत्य क्या है, और इस मामले में सबसे ज़्यादा लोग ये कहते हैं साहब जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो सत्य नहीं होता। इंद्रियां हमें भ्रमित कर देती हैं। भारत में तो इसको एक अलग नाम ही दिया गया है, माया। माया का मतलब ये होता है कि जो रियलिटी हमें दिखती है वो सही नहीं है। प्लेटो जो कि बहुत ही बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो इंद्रियां होती हैं, जो सेंसेस होते हैं, वो आपको गलत चीज़ें समझाते हैं। ये जो दिमाग होता है वही सोर्स ऑफ नॉलेज या इंटेलिजेंस है। स्टोइक्स ने इस बात को कॉन्टेस्ट किया। स्टोइक्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो हम आंखों से देखते हैं वही सबसे बड़ा सच है, जो कानों से सुनते हैं वही सबसे बड़ा सच है। जो हमारा दिमाग है, ये जो डिफरेंट टाइप के परसेप्शंस होते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ से छूते हैं, वो सब इनपुट जब हमारे दिमाग में आते हैं तो वो जो दिमाग है हमारा उसको प्रॉपरली एनालाइज करता है और फिर वो उससे कुछ रूल फ्रेम करता है, और उसी को हम कहते हैं नॉलेज। तो जो नॉलेज है वो बिना सेंस के उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं, आप कुछ देख ना सकें, कुछ खा ना सकें, कुछ पी ना सकें, कुछ सुन ना सकें, तो आप नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकते। तो नॉलेज का जो सोर्स है, उन्होंने कहा सेंसेस जो हैं वो आपके नॉलेज को क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो स्टोइक्स हैं वो ईश्वर के बारे में या भगवान के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट था। स्टोइक्स का ये मानना था कि दुनिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। ये जो निर्जीव है ये एक पैसिव मैटर है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, इसको हम जिस तरीके से चाहें चला सकते हैं। लेकिन जो सजीव है उसके अंदर एक आत्मा होती है, और ये जो आत्मा है वो ईश्वर से आती है और ईश्वर में ही आखिरकार विलीन हो जाती है। उन्होंने ईश्वर की जगह फायर वर्ड का इस्तेमाल किया कि फायर से आती है और फायर में चली जाती है। और ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें सही काम करने को विवश करती है, और उस हिसाब से चलना और उस काम को करना वही जिंदगी का सही मकसद है। तो इस तरीके से जो स्टोइक्स से उन्होंने कहा कि जो गुडनेस है, अच्छाई है, उसका जो स्रोत है वो गॉड है या भगवान है, और ये भगवान हमारे अंदर है और वही हमें अच्छे कर्म करने को प्रेरित करता है। अगर हम उसकी बातों को सुने, अपने अंदर की आवाज़ को सुने, तो हम सही रास्ते पे चलेंगे। 10वीं इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टोइक्स हमें सिखाते हैं वो है मटेरियलिज्म। स्टोइक्स का मानना है कि हर चीज़ जो है वो मटेरियल है। जो चीज़ हमें नहीं भी दिखती है वो भी एक तरीके से मटेरियल है। जैसे कि इमोशंस, हमारे जो भावनाएं होती हैं, ये भावनाएं ऐसा लगता है कि मटेरियल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका शरीर बदल जाता है, आपको चेहरा तमतमाने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप एक जगह बैठ नहीं सकते। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को आप देखें तो उसके शरीर के हिसाब से, उसके मूवमेंट के हिसाब से आप काफ़ी हद तक गेस कर सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उसका दिमाग जो है विचलित है तो वो स्थिर नहीं बैठ सकता, इधर उधर भागेगा, और दिमाग स्थिर है तो एक जगह बैठेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो शरीर है, जो आत्मा है, जो हमारा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये सब मटेरियलिस्टिक हैं, क्योंकि अगर ये अलग अलग स्रोत से आते तो एक का असर दूसरे पे नहीं होता। जब हम खाना नहीं खाएं, मान लो भूखे रहें, तो आप देखेंगे आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। खाना खा लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा आना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मटेरियल थिंग्स और आपके इमोशंस के बीच में एक कनेक्शन है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं। 11वीं इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टोइक्स ने हमें सिखाई वो थी मोनिज्म। मोनिज्म का मतलब ये है कि ये जो सारी दुनिया है, सारा विश्व है, सारा ब्रह्मांड है, वो एक ही चीज़ का अभिन्न अंग है। वो एक ही प्रिंसिपल से चलता है, एक ही रूल से चलता है। उन्होंने कल्पना की कि हम अगर ईश्वर की कल्पना करें
तो ये सारा विश्व जो है, सारा ब्रह्मांड जो है ईश्वर के शरीर की तरह है और हम सब उसके एक छोटे छोटे सेल हैं। और इस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे शरीर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो अगर मैं आपको तकलीफ़ पहुंचाता हूं तो मुझे भी तकलीफ होगी। अगर हम अलग अलग हों तब तो हम इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही चीज़ का पार्ट हैं तो जो हम दूसरों के साथ करेंगे उसका दुख हमें भी वहन करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है ये एक तरीके से हर चीज़ डिसाइडेड है और इसकी अपनी एक डायरेक्शन है, ये अपने तरीके से चलती रहती है। और जो हम लोग हैं उनके अंदर एक फ्री विल जरूर होती है, तो हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम इस ब्रह्मांड के जो नियम हैं उसके हिसाब से बंधे हुए हैं। उसको उन्होंने कल्पना किया कि जैसे पानी का बहाव जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन उसके अंदर जो करंट्स होती हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि वो करंट्स मूव करती रहती हैं, लेकिन वो करंट ऐसा नहीं कि वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, बहना उनको उसी के साथ है। इसी तरीके से हमारी फ्री विल है, उससे हम थोड़ा बहुत अपने को चेंज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो एक नेचर है वो हमें एक डायरेक्शन पे ले जाता है, क्योंकि हम सब एक ही यूनिवर्स, एक ही भगवान का पार्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने समझा कि स्टोइक्स की क्या फिलॉसफी थी, उनकी फिलॉसफी दूसरे फिलॉसफर से कैसे भिन्न थी और कैसे हम स्टोइक फिलॉसफी को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप स्टोइक फिलॉसफी को अच्छी तरीके से समझते हैं तो जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिविल सर्विसेज में आएंगे उसको आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और उसका एक अच्छा आंसर दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।